गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी में फर्स्ट लेसन था पादप प्रजनन। पादप प्रजनन के अंदर हमने जो है संकरण द्वारा प्रजनन की विधियों के बारे में चर्चा की। प्रजनन की विधियां, इसके अंदर हमने जो है फर्स्ट वंशावली विधि को पढ़ा था। सेकंड हमने जो है पुंज विधि को पढ़ा, जिसे बल्क मेथड कहा गया, जिसे निल्सन एहल द्वारा बतलाया गया। थर्ड हम इसके अंदर प्रतीप संकरण विधि को पढ़ रहे हैं और फोर्थ इसके अंदर है बहुसंकरण विधि। बहुसंकरण विधि तो देखिए प्रतीप संकरण विधि। प्रतीप संकरण हमने जैसे मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों के अंदर हमने संकरण जब पढ़ा तो उसमें हमने प्रतीप संकरण के बारे में भी चर्चा की है कि प्रतीप संकरण की क्रिया में क्या किया जाता है कि जब दो जनकों के मध्य संकरण की प्रक्रिया करवाई जाती है तो उससे जो है F1 संतति प्राप्त होती है और F1 संतति का क्या करवाया जाता है, वापस अप्रभावी जनक से क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। तो इस प्रकार का जो संकरण होता है, इस प्रकार का जो क्रॉस होता है उसे प्रतीप संकरण कहा जाता है। अर्थात F1 संतति के पादपों का उसके जनक से, जनक में भी हम जो है अप्रभावी जनक को लेते हैं। तो F1 संतति के पादप का जनक से क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है और इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वह क्या कहलाता है, प्रतीप संकरण कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर मेंडल के नियमों को पढ़ते हैं, जब इसमें टी जो क्या है प्रभावी लंबा है और अप्रभावी लंबे के रूप में जो है स्मॉल टी लेते हैं, जिसे बोना पादप कहते हैं और इसे लंबा पादप, ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बोना। इनका जब क्रॉस करवाया जाता है तो ये क्या है, संतति जो है प्राप्त हो रही है हमको, जिसे हमने क्या कहा है, F1 पीढ़ी। और इस F1 पीढ़ी का क्रॉस हम किससे करवा रहे हैं, अप्रभावी जनक से। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होगा जिसमें क्या किया जाएगा, वापस से जो है F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। तो ये जो क्रॉस होता है इसे क्या कहा जाता है, प्रतीप संकरण कहा जाता है। प्रतीप अर्थात उल्टा बैक, इसीलिए क्या इसका नाम ही जो है बैक क्रॉस पड़ा है, प्रतीप संकरण। यानी ये F1 संतति है और इसका जो है अप्रभावी जनक से क्या करवाया जाएगा, संकरण की प्रक्रिया करवाई जाएगी, तो इसे जो है प्रतीप संकरण कहा जाता है। अब प्रतीप संकरण विधि का किस प्रकार से जो है उन्नत किस्मों के विकास में जो है प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमने जो है एक सारणी ली है जिसके अंदर हमने दो जनक लिए हैं B और A। यहाँ पर देखिए नाम आए हैं अनावर्ती जनक और आवर्ती जनक। ये क्या होते हैं, तो आवर्ती जनक जो होता है, आवर्ती जनक वह जनक है जिसका हम क्या कर रहे हैं, F1 पीढ़ी से क्रॉस करवाएंगे आगे चल करके। यानी कि यहाँ पर जब संकरण की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या है, हमको एक F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो यहाँ जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उसका हम क्या करवाते हैं, इस जनक से क्रॉस करवाते हैं। तो जिस जनक का F1 पीढ़ी के लिए प्रयोग किया जाता है उस जनक को हम जो है आवर्ती जनक कहते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी के पादप का जिस जनक से संकरण किया जाएगा उस जनक को आवर्ती जनक कहा जाता है। आवर्ती जनक जो होता है ये सामान्यतः क्या होता है, अप्रभावी होता है। ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। जबकि अनावर्ती जनक जो होता है ये क्या होता है, प्रभावी जनक होता है। तो यहाँ पर जो है अनावर्ती जनक जो होता है ये B, इसको हमने B से शो किया है और ये क्या है, किसी कीट के प्रति क्या है, प्रतिरोधिता या रेजिस्टेंस दर्शाता है। तो इसीलिए इस B को हम जो है कीट रोधी कहते हैं। अर्थात ये जो जीन होंगे ये कैसे होंगे, कीट रोधी होंगे। जबकि यहाँ पर आवर्ती जनक को हमने जो है स्मॉल r से दर्शाया है और ये क्या है, यहाँ पर कीटग्राही, यानी कि इस कीटग्राही होता है, सॉरी
तो ये जो है कीटग्राही होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या होता है, रोग को प्रदर्शित करता है, अर्थात इन पादपों के अंदर जो रोग है उसके लक्षण क्या होंगे, ज्यादा विद्यमान होंगे। तो यहाँ पर हम जब इन दोनों को ले करके अनावर्ती जनक और आवर्ती जनक डी और ए को जब लिया जाता है और इनका क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो हमको जो है द्वितीय वर्ष के अंदर जो है F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इस F1 पीढ़ी के अंदर हमको इन दोनों के जो है लक्षण प्राप्त होंगे, यानी कि F1 पीढ़ी के अंदर यहाँ वाले लक्षण और यहाँ वाले लक्षण, दोनों लक्षण जो होंगे उनका समावेश F1 पीढ़ी के अंदर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस F1 पीढ़ी के पादपों का किससे करवाते हैं, आवर्ती जनक से क्रॉस करवाते हैं, आवर्ती जनक से क्रॉस करवाते हैं। आवर्ती जनक जो है ये कौन सा है, कीटग्राही है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कौन सी है, F1 पीढ़ी है। इस F1 पीढ़ी का हमने किससे कराया, इस आवर्ती जनक A से क्रॉस करवाते हैं। जब F1 पीढ़ी के पादपों का आवर्ती जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमको क्या है, F2 पीढ़ी वाले पादप प्राप्त होंगे। तो अगले वर्ष जो है हमें क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, मिश्रण, यानी कि F2 पीढ़ी जो है वो प्राप्त होगी। और F2 पीढ़ी के अंदर हमको जो है कई प्रकार के पौधे, यानी कि कीटरोधी और कीटग्राही दोनों प्रकार के पादप जो है हमको प्राप्त होंगे। तो कीटरोधी पादप भी प्राप्त होंगे और कई कीटग्राही पादप भी हमको जो है प्राप्त होते हैं। तो हम इनका जो है परीक्षण करते हैं। तो कीट परीक्षण के माध्यम से हमें क्या होगा, रोग रोधी और रोग प्रतिरोधी दोनों प्रकार के पौधे जो है प्राप्त होते हैं। हम इनमें से क्या करते हैं कि जो रोग रोधी हैं, जो कीट रोधी पादप हैं, उनका क्या करवाते हैं, वापस जनक ए से, आवर्ती जनक से क्या करवाते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको जो है चौथे वर्ष के अंदर जो है वापस नई संतति के रूप में F3 पीढ़ी का क्या होगा, उपलब्ध होगी। और इस F3 पीढ़ी के अंदर हमको जो है सभी प्रकार के पौधे जो है कीटरोधी पादप भी और कीटग्राही पादप भी हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या होएगा कि ये प्रक्रिया जो है लगातार फिर आगे दोहराई जाती है, अर्थात चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष, छठे वर्ष और सातवें वर्ष लगातार ये प्रक्रिया क्या करवाई जाती है, दोहराई जाती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर जो कीटरोधी किस्म का जो जीन होता है, कीटरोधी किस्म का जीन कौन सा है, ये वाला है। तो ये क्या होता है कि लगातार जब पीढ़ियों में जाता है तो उस कारण से उन पौधों के अंदर जो है कीट रेजिस्टेंस या कीट रोधिता जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है, अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता जो है उसमें विकसित हो जाती है। और वो पादप जो होते हैं वो क्या होता है, रोग के प्रति और ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस कीटरोधी जो जीन है उसको क्या किया जा रहा है, कीटग्राही पादपों में स्थानांतरित किया जाता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो कीटग्राही पादप होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इस रोग के प्रति प्रतिरोधिता विकसित कर लेते हैं। तो लगातार क्या होगा यहाँ पर कि छठे सातवें वर्ष भी जो है ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमको रोग रोधी किस्म के का जो है वाले पादप जो है हमको प्राप्त होते हैं। फिर क्या किया जाता है, आठवें वर्ष में वापस क्या किया जाता है कि जो संतति प्राप्त होती है उस पीढ़ी का क्रॉस वापस क्या किया जाता है, आवर्ती जनक से करवाया जाता है। और इन पादपों का जब क्रॉस करवाया जाएगा, इनसे जो पौधे हमें प्राप्त होंगे उनका क्या करवाया जाता है, कीट परीक्षण किया जाता है, अर्थात उनमें से देखे जाते हैं कि कितने पौधे जो हैं वो कीट रोधिता वाले विकसित हुए हैं या कितने पौधे जो हैं वो कीटग्राही वाले उत्पन्न हुए। तो उन पौधों में से हम क्या करते हैं कि जो कीटरोधी पादप हैं उनको हम छांट लेते हैं और केवल उन्हीं पौधों के अंदर हम क्या करते हैं, स्वपरागण की क्रिया करवाते हैं, स्वपरागण की क्रिया करवाई जाती है।
जिसके फलस्वरूप हमें क्या होगा, यहाँ पर F8 पीढ़ी प्राप्त होगी। हम जब इन पौधों के अंदर स्वपरागण की क्रिया करवाते हैं तो उसके पश्चात जो हमको बीज प्राप्त होते हैं, उन बीजों को हम जो है F8 पीढ़ी के लिए जो है एकत्रित कर लेते हैं। और F8 पीढ़ी के अंदर हम क्या करेंगे, इन पौधों को जो है कतारों में उगाएंगे और इनका क्या करेंगे, एकल पादप संतति प्राप्त करेंगे। एकल पादप संतति का मतलब है कि पौधों को जो है कतारों में उगा करके इन्हें क्या किया जाता है, स्वपरागित करवाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमको F8 पीढ़ी के अंदर जो है एकल पादप संततियां प्राप्त होंगी और इन पौधों से जो बीज बनेंगे उन बीजों को फिर जो है अगले वर्ष के लिए जो है एकत्रित कर लिया जाता है। और अगले वर्ष भी जो है F9 पीढ़ी के लिए यही प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है और वापस से क्या होता है, एकल पादप संततियों का निर्माण किया जाता है। जब F9 पीढ़ी के अंदर एकल पादप संततियों के माध्यम से जो बीज प्राप्त होते हैं, उन बीजों को फिर क्या किया जाता है, एकत्रित करके उनको जो है अगले वर्ष जो है F10 पीढ़ी के लिए जो है उगाया जाता है। यह परीक्षण जो होता है प्रारंभिक उपज परीक्षण कहलाता है। प्रारंभिक उपज परीक्षण में यह देखा जाता है कि वास्तव में जो किस्म विकसित हुई वो कितनी ज्यादा रोग के प्रति प्रतिरोधी लक्षण लिए हुए उत्पन्न हुई या उसमें कोई कीट रोग का लक्षण तो विद्यमान नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसका प्रारंभिक उपज परीक्षण करवाया जाता है। और उपज परीक्षण से प्राप्त जो बीज होते हैं उनके लिए दोबारा से फिर क्या किया जाता है, 12वें वर्ष जो है उनका परीक्षण, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाएगा। और इस प्रारंभिक उपज परीक्षण के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो है पौधों की संततियां व बीज प्राप्त किए जाते हैं, जिनका फिर क्या करवाया जाता है, गुणन और वितरण करवाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो कीटग्राही पौधे होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, कीटरोधी जीन का स्थानांतरण कर देते हैं और कीटग्राही पादपों में भी जो है कीटरोधिता वाले लक्षणों को जो है समावेशित करके उन्नत किस्म का विकास किया जाता है। तो यह विधि जो होती है इसे प्रतीप संकरण विधि कहा जाता है। इस विधि की देखिए मुख्य बात यही है कि यहाँ पर हमने जो है दो जनक लिए हैं, जिसे अनावर्ती जनक और आवर्ती जनक कहा गया है। आवर्ती जनक वह जनक होता है जिसका F1 पीढ़ी से जो है बार बार क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। इसीलिए इसे जो है आवर्ती, यानी बार बार क्या हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसीलिए इस जनक को क्या कहते हैं, आवर्ती जनक कहते हैं। जबकि अनावर्ती जनक जो होता है ये क्या होता है, प्रभावी जनक होता है और इसका जो है बार बार उपयोग नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए इसको जो है अनावर्ती जनक कहा गया है, जिसे हमने बी और ए के माध्यम से दर्शाया है। ये जो है इन्हें अपन जीन माने तो इन जीनों का क्या करवाया जा रहा है, स्थानांतरण करवाया जा रहा है। किस में करवाया जा रहा है, हम जो है यहाँ पर ये जनक लिया है, इन पौधों के अंदर इसको क्या कर रहा है, हमने इस जीन को क्या कर दिया है, हमने स्थानांतरित कर दिया, जिसके फलस्वरूप हमको क्या है यहाँ पर F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जो है ये जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई है इसे F1 पीढ़ी कहा गया। अब बार बार क्या होगा, इस प्रक्रिया को जो है F1 पीढ़ी के पौधे को हम क्या करेंगे, आवर्ती जनक वाले पौधे से बार बार क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो लगातार जो है कई वर्षों तक यह प्रक्रिया जब अपनाई जाती है तो इसके फलस्वरूप हमें जो है उन्नत किस्म जो है देखने को मिलती है। फिर उस उन्नत किस्म का क्या करवाया जाता है, गुणन और वितरण करवाया जाता है। यहाँ पर जो है जो प्रतीप संकरण की मुख्य विशेषता हमने देखी कि यहाँ पर जो है आवर्ती जनक का उपयोग हुआ एक, तो दूसरा जो है यहाँ पर F8 पीढ़ी के अंदर हमने जो है एकल पादप संतति का निर्माण किया और एकल पादप संतति के बाद हमने जो है इसका क्या किया है, उपज परीक्षण किया है। तो इस प्रकार से जो है प्रतीप संकरण विधि को जो है करते हुए जो है हम उन्नत किस्म का जो है विकास करते हैं। प्रतीप संकरण जो विधि होती है इसके पश्चात फिर जो है बहुसंकरण विधि आती है। बहुसंकरण विधि आती है। बहुसंकरण विधि वह विधि है जिसमें क्या किया जाता है
कि ऐसे लक्षण जो अलग अलग पादपों के अंदर विकसित हैं, उन सभी पादपों के वांछित लक्षणों को क्या किया जाता है, किसी एक किस्म में लाने के लिए जो है बहुसंकरण करवाया जाता है। अर्थात कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें किसी में बीज की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, कईयों में जो है पत्तियां आकार में बड़ी होती है जो आर्थिक महत्व की होती है, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें तना जो होता है वो ज्यादा विकसित प्रकार का पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं पौधों के अंदर जो अलग अलग पौधों में क्या होते हैं, विद्यमान है। परंतु क्या है, उन सभी लक्षणों को यदि एक ही किस्म में रख डाला जाए तो इसके लिए हमें जो है बहुसंकरण विधि का उपयोग करना पड़ता है। अर्थात अलग अलग पादपों में अलग अलग लक्षणों को एक ही किस्म में लाने के लिए बहुसंकरण विधि अपनाई जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि अलग अलग प्रभेदों या अलग अलग पादपों में जो लक्षण विद्यमान है वो सभी लक्षण जो होते हैं संकरण के माध्यम से जो है किसी एक ही किस्म के अंदर समावेशित हो जाते हैं। तो इस विधि को जो है बहुसंकरण विधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है संकरण द्वारा प्रजनन की विधियों को जो है देखा जाता है और संकरण की प्रक्रिया जो होती है वो अपनाई जाती है। इसके पश्चात फिर जो है इस पाठ के अंदर अपने नेक्स्ट आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। लो दिलीप जी कर दो बंद, दबा दूं।